है। पिछली चर्चा में हमने अमान्यकृत अवकाश यानी अनरिकग्नाइज्ड लीव्स के तहत आकस्मिक अवकाश कैजुअल लीव पर विस्तार से बात की थी। जी, और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय भी एक प्रकार का अमान्यकृत अवकाश ही है, जिसे विशेष आकस्मिक अवकाश या स्पेशल कैजुअल लीव यानी एससीएल कहते हैं। हाँ, और ये विषय उन उम्मीदवारों के लिए बहुत ज़रूरी है जो विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, एससीएल की सबसे खास और पहली बात जो सबको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी इस अवकाश पर होता है, तो उसे तकनीकी रूप से छुट्टी पर नहीं, बल्कि ड्यूटी पर यानी ऑन ड्यूटी माना जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे उस अवधि के लिए अवकाश वेतन यानी लीव सैलरी नहीं, बल्कि पूरा वेतन मिलता है। एकदम सही। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो दफ्तर में ही काम कर रहा हो। यही चीज़ इसे रेगुलर छुट्टियों से बिल्कुल अलग बना देती है। हम्म। और ये अवकाश कुछ विशेष तरह के कामों के लिए दिया जाता है जो कर्मचारी के नियमित दफ्तरी काम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन सरकार उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती है। जैसे कि? जैसे खेल-कूद गतिविधियाँ, परिवार कल्याण कार्यक्रम या फिर कर्मचारी संघ की गतिविधियाँ। सरकार ने इसके लिए कोई एक यूनिफॉर्म रूल नहीं बनाया है, इसलिए हमें हर मकसद के लिए इसके नियम अलग-अलग समझने होंगे। ठीक है, तो इसे एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले सबसे दिलचस्प श्रेणी लेते हैं खेलकूद। किन-किन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए एक कर्मचारी को एससीएल मिल सकता है? इसकी सूची काफ़ी लंबी है। इसमें राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम जैसी अखिल भारतीय कोचिंग योजनाओं में हिस्सा लेना शामिल है। ओके। इसके अलावा पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में ट्रेनिंग लेना, पर्वतारोहण या ट्रैकिंग अभियानों में जाना, हम्म। राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित कोचिंग कैंप में भाग लेना और यहाँ तक कि अंतर मंत्रालयी और अंतर विभागीय टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के लिए भी अवकाश मिलता है। यह सूची तो काफी विस्तृत है, लेकिन इन सब के लिए नियम एक जैसे तो नहीं होंगे। चलिए अब अवधि की बात करते हैं, क्योंकि परीक्षा में अक्सर यहीं से सवाल बनते हैं। कितने दिन? हाँ, अवधि को लेकर नियम अलग-अलग हैं। अगर कोई कर्मचारी अंतर मंत्रालयी और अंतर विभागीय टूर्नामेंट में भाग ले रहा है, तो उसके लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 10 दिन का एससीएल मिल सकता है। सिर्फ 10 दिन? और बाकी खेल आयोजनों के लिए जो आपने अभी गिनाए? बाकी सभी खेल आयोजनों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों तक का एससीएल एडमिसिबल है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात जो याद रखनी है, वो ये है कि इस 30 दिन की अवधि में हाँ। आयोजन स्थल तक आने जाने में लगने वाला यात्रा का समय भी शामिल है। अच्छा, यात्रा का समय भी इसी 30 दिन में गिना जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन क्या ये नियम सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है? कोच या अंपायर का क्या? आपका सवाल बहुत अच्छा है। नियमों के अनुसार इन आयोजनों के प्रशासन से जुड़े तकनीकी अधिकारियों जैसे रेफरी, अंपायर या कोच को भी खिलाड़ियों के बराबर ही यानी 30 दिन तक का एससीएल मिलता है। तो कोई भेदभाव नहीं है? जी, कोई भेदभाव नहीं। शायद सोच ये है कि खेल को सफल बनाने में दोनों की भूमिका बराबर महत्वपूर्ण है। समझ गया। अब एक और स्थिति के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी बहुत ही प्रतिभाशाली है और उसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी बड़े टूर्नामेंट जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स के लिए चुन लिया जाता है। क्या तब भी यही 30 दिन की सीमा लागू होगी? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर आता है। अच्छा। जब किसी सरकारी कर्मचारी को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है, तो उस पूरी अवधि को एससीएल नहीं बल्कि सीधे-सीधे ड्यूटी ही मान लिया जाता है। अरे वाह! तो ये तो एससीएल से भी एक कदम आगे की बात हुई। मतलब कर्मचारी को अपने अवकाश खाते की चिंता ही नहीं करनी। बिल्कुल सही। जब तक वो देश के लिए एक बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, तब तक वो आधिकारिक तौर पर काम पर हैं। ये खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा सम्मान और प्रोत्साहन है। और इसमें सिर्फ टूर्नामेंट के दिन ही शामिल होंगे? नहीं, इसमें सिर्फ टूर्नामेंट के दिन ही नहीं, बल्कि टूर्नामेंट के लिए आने-जाने का यात्रा समय और अगर उससे ठीक पहले कोई अनिवार्य कोचिंग या ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है, तो उस कैंप की पूरी अवधि भी ड्यूटी ही मानी जाएगी। ये तो बहुत ही बढ़िया प्रावधान है। तो अब चलते हैं अगले विषय पर, परिवार कल्याण। मुझे लगता है इसके नियम काफी विस्तृत होंगे। जी, परिवार नियोजन पर नियम इतने विस्तृत इसलिए हैं क्योंकि ये 70 और 80 के दशक की एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता थी। सरकार हर संभव तरीके से छोटे परिवार के मानदंड को प्रोत्साहित करना चाहती थी और ये अवकाश उसी नीति का एक सीधा परिणाम है। सही कहा। तो चलिए इन प्रोत्साहनों को समझते हैं। पुरुष कर्मचारियों के लिए क्या नियम है? अगर कोई पुरुष कर्मचारी पुरुष नसबंदी यानी वेसेक्टमी ऑपरेशन करवाता है, तो पहली बार ऑपरेशन करवाने पर उसे अधिकतम 10 कार्य दिवसों
यानी वर्किंग डेज का एससीएल मिलता है। 1 मिनट, आपने कार्य दिवस पर जोर दिया। इसका क्या महत्व है? ये सामान्य दिन से कैसे अलग है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर कार्य दिवस और दिन के बीच का अंतर पूछकर उम्मीदवारों को उलझाया जाता है। अच्छा। याद रखिए, वर्किंग डेज की गिनती सिर्फ और सिर्फ पुरुष नसबंदी के मामले में होती है। इसका मतलब है कि अगर इन 10 दिनों के बीच कोई रविवार या छुट्टी आती है तो उसे गिना नहीं जाएगा। तो कर्मचारी को पूरे 10 काम वाले दिन छुट्टी के मिलेंगे? जी हाँ, बाकी सभी एससीएल मामलों में दिन गिने जाते हैं, जिसमें छुट्टियां भी शामिल होती हैं। ये तो सच में क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है। और अगर ऑपरेशन विफल हो जाए तो? हाँ, यदि पहला ऑपरेशन किसी कारणवश विफल हो जाता है और दूसरी बार ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो कर्मचारी को फिर से 10 कार्य दिवसों का एससीएल दिया जाएगा। बस दोनों ही मामलों में मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी है। और क्या पुरुष कर्मचारी को किसी और स्थिति में भी ये अवकाश मिल सकता है? मतलब परिवार नियोजन से जुड़ा हुआ? हाँ, अगर पुरुष कर्मचारी की पत्नी का ऑपरेशन होता है, मतलब ट्यूबेक्टोमी, लैप्रोस्कोपी या सेल्पिंगेक्टोमी। ये सब महिला नसबंदी से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो अगर कर्मचारी की पत्नी इनमें से कोई भी ऑपरेशन कराती है, तो पुरुष कर्मचारी को पत्नी की देखभाल के लिए अधिकतम 7 दिनों का एससीएल मिल सकता है। ये तो हुई पुरुष कर्मचारियों की बात। अब महिला कर्मचारियों के लिए क्या प्रावधान है? जी, महिला कर्मचारियों के लिए नियम और भी विस्तृत हैं। ट्यूबेक्टोमी या लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन के लिए उन्हें अधिकतम 20 दिनों का एससीएल मिलता है। 20 दिन? जी, और पुरुष कर्मचारी की तरह ही अगर पहला ऑपरेशन विफल हो जाता है, तो दूसरी बार भी 20 दिनों का अवकाश मिल सकता है। और क्या-क्या सुविधाएं हैं? अगर कोई महिला कर्मचारी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी के बाद सेल्पिंगेक्टमी करवाती है, तो उसे 14 दिनों का एससीएल मिलता है। हम्म। आईयूसीडी लगवाने या दोबारा लगवाने के लिए 1 दिन का एससीएल दिया जाता है। और एक दिलचस्प प्रावधान ये भी है कि यदि महिला कर्मचारी के पति नसबंदी का ऑपरेशन करवाते हैं, तो पत्नी को उस ऑपरेशन के दिन के लिए 1 दिन का एससीएल मिलता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। एक और शब्द आता है, रीकैनलाइजेशन ऑपरेशन। इसके लिए क्या नियम है? ये तो नसबंदी को उलटने की प्रक्रिया हुई। हाँ, ये नसबंदी को उलटने की प्रक्रिया है। इसके लिए अधिकतम 21 दिनों का एससीएल या जितने दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, जो भी कम हो, वो स्वीकृत किया जा सकता है। लेकिन सरकार एक तरफ नसबंदी को प्रोत्साहन कर रही है और दूसरी तरफ उसे उलटने के लिए भी छुट्टी दे रही है। इसकी कुछ विशेष शर्तें भी होंगी। आपने सही पकड़ा। इसीलिए इसकी शर्तें काफी सख्त हैं। पहली, ऑपरेशन किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में होना चाहिए। दूसरी, मेडिकल अथॉरिटी को यह प्रमाणित करना होगा कि अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी था। और सबसे जरूरी शर्त? सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ऑपरेशन के समय कर्मचारी के 2 से अधिक जीवित बच्चे ना हों। लेकिन इसमें कुछ मानवीय पहलू भी तो होंगे। मान लीजिए किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए। जी, इसमें एक मानवीय दृष्टिकोण भी है। अगर किसी कर्मचारी के सभी पुरुष या सभी महिला बच्चों की मृत्यु हो जाती है और वो फिर से संतान चाहता है, तो इस शर्त में छूट दी जा सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। क्या उसके लिए कोई अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान है? हाँ, सरकार ने ऐसी स्थितियों के लिए भी सोचा है। यदि ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं के कारण कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, तो जितने दिन भी वो अस्पताल में रहता है, उस पूरी अवधि को एससीएल माना जाएगा। भले ही वो सामान्य सीमा से ज्यादा हो। जी, और अगर अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े, लेकिन डॉक्टर आराम की सलाह दें, तो उसके लिए भी प्रावधान है। वो क्या है? यदि पुरुष नसबंदी के बाद घर पर आराम की सलाह दी जाती है, तो 7 दिनों का अतिरिक्त एससीएल मिल सकता है। और ट्यूबेक्टोमी के बाद यदि महिला कर्मचारी को आराम की जरूरत है, तो उसे 14 दिनों का अतिरिक्त एससीएल मिल सकता है। ये जानकारी वाकई बहुत विस्तृत है। अब खेल और परिवार नियोजन के अलावा क्या एससीएल का दायरा कला या कर्मचारी संघ जैसी चीजों तक भी जाता है? हाँ, 2 और मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है काव्य संगोष्ठी यानी पोएटिकल सिंपोजिया। काव्य संगोष्ठी? जी, यदि किसी सरकारी कर्मचारी को हिमाचल प्रदेश कला एवं संस्कृति अकादमी द्वारा काव्य संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों का एससीएल मिल सकता है। अच्छा, लेकिन ये नियम तो खास तौर पर हिमाचल प्रदेश कला एवं संस्कृति अकादमी के लिए है। तो ये एक स्थानीय प्रावधान का उदाहरण हुआ। बिल्कुल, ये एक स्थानीय प्रावधान का बेहतरीन उदाहरण है। ये सुविधा केवल तभी मिलती है जब निमंत्रण हिमाचल प्रदेश कला एवं संस्कृति अकादमी से आया हो। और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? दूसरा क्षेत्र है एसोसिएशन की गतिविधियां।
मतलब मान्यता प्राप्त सर्विस एसोसिएशंस या फेडरेशंस के पदाधिकारियों को उनकी बैठकों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भी एससीएल मिलता है। इसके लिए अवकाश की अवधि क्या है? ये तो पद के हिसाब से अलग-अलग होती होगी। जी, ये पदाधिकारी के स्तर पर निर्भर करता है। राज्य स्तर के पदाधिकारियों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिन, और जिला स्तर पर? जिला स्तर के पदाधिकारियों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिन और स्थानीय प्रतिनिधियों और सदस्यों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 5 दिन का एससीएल मिलता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, जो परीक्षाओं में अक्सर उलझा देता है। क्या एससीएल को दूसरी छुट्टियों के साथ कंबाइन कर सकते हैं? ये एक जरूरी नियम है और इसे ध्यान से समझना चाहिए। हाँ। इसका एक बड़ा मजेदार नियम है। आप एससीएल को या तो कैजुअल लीव के साथ जोड़ सकते हैं या फिर रेगुलर लीव के साथ। लेकिन दोनों के साथ एक साथ नहीं। बिल्कुल, दोनों का कॉम्बो एक साथ नहीं चलेगा। तो इसे ऐसे समझिए कि एससीएल के एक तरफ सीएल है और दूसरी तरफ रेगुलर लीव। वो एक बार में किसी एक का ही हाथ पकड़ सकता है, दोनों का नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही तरीके से समझाया। जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी कैजुअल लीव पर है, उस दौरान उसे एससीएल स्वीकृत हो सकता है। लेकिन एक बार जब वो सीएल और एससीएल को जोड़ लेता है, तो उसके तुरंत बाद उसे कोई नियमित अवकाश जैसे अर्न्ड लीव स्वीकृत नहीं लिया जा सकता। ये बात साफ हुई। और रविवार या दूसरी छुट्टियों का क्या? एससीएल को रविवार और अन्य छुट्टियों के पहले या बाद में जोड़ा जा सकता है। उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अंत में इसकी मंजूरी की प्रक्रिया क्या है? क्या इसके लिए कोई लंबा चौड़ा फॉर्म भरना पड़ता है? जी, प्रक्रिया काफी सरल रखी गई है। इसके लिए कोई निर्धारित फॉर्म नहीं है, सादे कागज पर आवेदन किया जा सकता है। और उसके साथ जरूरी दस्तावेज लगाने होते होंगे? जी, जैसे खेल आयोजन का निमंत्रण पत्र या मेडिकल सर्टिफिकेट। और ये आवेदन उसी अधिकारी को दिया जाता है जो उस कर्मचारी के लिए कैजुअल लीव स्वीकृत करने के लिए सक्षम है। तो आज हमने विशेष आकस्मिक अवकाश से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। खेलकूद से लेकर परिवार नियोजन तक और इसके संयोजन के पेचीदा नियमों को भी हमने सरल भाषा में समझा। उम्मीद है कि ये जानकारी सभी श्रोताओं, विशेषकर परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए उपयोगी साबित होगी। पूरी चर्चा का सार यह है कि एससीएल एक विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाने वाला अवकाश है, जिसमें कर्मचारी को अनुपस्थित नहीं बल्कि ड्यूटी पर माना जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए उसे पूरा वेतन मिलता है। यदि श्रोता किसी नियम या विषय के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम अगली चर्चा में उसे शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।